Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today we will discuss Management Accounting's Financial Statement Analysis chapter. फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं उन सभी को हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रेफर करते हैं दो बेसिक स्टेटमेंट को जो अकाउंटिंग पीरियड किसी भी साल के अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस एंटरप्राइज में अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाती है। ये जो दो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, जो रिफ्लेक्ट करते हैं एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को एट अ सर्टेन डेट। और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो शो करता है हमारी ऑपरेशंस की रिजल्ट को, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड वो हमें बता देता है। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक आउटकम होता है हमारी अकाउंटिंग की समराइजिंग प्रोसेस का। अगर अलग वर्ड्स में बताया जाए, यानी कि जॉन मेयर की वर्ड्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट की। वो डेफिनेशन इस तरह से है: द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain period. अब ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है जॉन मेयर ने, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस भी कर ली थी। अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग ईयर में, और इसके जो मेजर सोर्सेस होते हैं वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से होते हैं हमारी एंटरप्राइज से। अब कई सारे अकाउंटेंट ने या फिर थिंकर्स ने फिनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। स्मिथ एंड एसबर्न ने डिफाइन किया है फिनेंशियल स्टेटमेंट को: द एंड प्रोडक्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इन अ सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared by the accountant of a business enterprise that purport to reveal the financial position of the enterprise, the result of its recent activities and analysis of what has been done with earnings। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है इसमें हमें बताया गया है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, और हमारी बिजनेस एंटरप्राइज जो कि रिवील करती है हमारी फिनेंशियल पोजीशन को, हमारी एंटरप्राइज की पोजीशन को, और जो कि रिजल्ट देती है हमारी रिसेंट एक्टिविटीज़ की और एनालिसिस कर देती है कि हमारी अर्निंग्स के साथ हमें क्या करना है। तो ये होता है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही फिनेंशियल रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो इसेंशियल होते हैं इंटीरियम रिपोर्ट्स के साथ वो प्रेजेंट किए जाते हैं एनुअली और रिफ्लेक्ट करते हैं डिवीजन ऑफ लाइफ ऑफ एंटरप्राइज को मोर और लेस आर्बिट्ररी अकाउंटिंग पीरियड के साथ, और मोर फ्रिक्वेंटली वो विद इन अ ईयर प्रेजेंट किए जाते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो बेसिस होते हैं डिसीजन मेकिंग के, क्योंकि मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना होता है उस डिसीजन के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मैनेजमेंट के साथ ही साथ आउटसाइडर्स जो कि इंटरेस्टेड हैं हमारी फर्म की अफेयर्स के साथ, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटार्स, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एम्प्लॉयज़ है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक है, इन सभी को हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक बेसिस देते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन का, जिनसे उन्हें अंदाज़ा आ सके कि हमारी बिजनेस में हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के अलॉन्ग विथ क्या क्या पोजीशन है और क्या क्या हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब जैसे कि हमें पता है नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है रिकॉर्डेड फैक्ट्स की। रिकॉर्डेड फैक्ट मीन्स दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सच ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटार्स, क्रेडिटार्स, फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स, परचेसेस, वेजेस, कैपिटल एट्सेट्रा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पर। अब ये जो फैक्ट्स होती हैं वो भी अकाउंटिंग बुक्स का पार्ट नहीं होती है या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो भी नहीं होती है, इवन रिलेटिव इम्पोर्टेंस बिजनेस में इनका होता है और वो हमें रिकॉर्डेड फैक्ट्स के द्वारा मिल जाती हैं।
नेक्स्ट, नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ, जो अप्लाइड किए जाते हैं एज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कन्वेंशन जो रिलेटिंग होते हैं कंजर्वेटिज्म से, तो जो प्रोविजन की जाती है एंटिसिपेटेड लॉस की, बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए और इसी तरह के हेड्स के लिए। तो ये होती है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट नेचर हम देखेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू अजम्पशंस द अकाउंटेंट मेक्स विथ एडॉप्टिंग कन्वेंशंस। अब ऐसा एक कोई अजम्पशन है जो रिलेटेड होता है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के साथ, और बियॉन्ड द पीरियड ये कवर किया जाता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अब ये जो अजम्पशन है उसे माना जाता है गोइंग कंसर्न ऑफ द बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, एसेट्स जो वैल्यूड होते हैं इसकी कॉस्ट पर लेस डेप्रिसिएशन के साथ, और अगर अजम्पशन का एब्सेंस होता है तो एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू के साथ ही वैल्यूड किए जाते हैं, जो कि निग्लिजिबल होता है। अब और एक अजम्पशन की अगर हम बात करें जो कि रिलेटेड होता है स्टेबिलिटी के साथ, जिसमें हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी, तो थर्ड अजम्पशन जो रिलेट होता है वो रियलाइजेशन पोस्टुलेट के साथ होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन देयर हैज ए टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, एंड रेवेन्यू जो अर्न किया जाता है वो ओनली सेल्स पर ही इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट नेचर जो है वो है पर्सनल जजमेंट का। अब जो एप्लीकेशन होता है कन्वेंशन का या फिर पोस्टुलेट्स का, वो डिपेंड होता है पर्सनल जजमेंट के साथ, अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट के साथ। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज़ करते हैं हमारी एसेट के लिए, तो उसमें जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, या फिर प्रोविजन जो करते हैं हम डाउटफुल डेट्स के लिए, या फिर एमोर्टाइजेशन की मेथड जो यूज़ करते हैं हम हमारी फिक्स्ड एसेट के लिए, वो डिपेंड करती है पर्सनल जजमेंट पर हमारी अकाउंटेंट की, और वो जो है वो चेक की जाती है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के साथ। तो ये जो पर्सनल जजमेंट है ये भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक वन ऑफ द नेचर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडिंग नोट्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडिंग नोट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लार्ज एक्सटेंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अब सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे के सारे कंपलसरी होते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडिंग नोट्स जो है वो भी हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो है वो है हमारे नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। आफ्टर नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो हमारी बिजनेस की पीरियडिकल रिव्यू को प्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, और मेन ऑब्जेक्ट जो होता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट का वो होता है हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देना, ताकि जो कोई भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं हमारी बिजनेस की ओर, उनको डिसीजन मेकिंग के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आ सके। अब जो वेरियस क्लास ऑफ पीपल है जो कि हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, तो उन्हें हमारी मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स यानी कि पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ये इन सारी लोगों को हमारी कंपनी के बारे में, हमारी बिजनेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये एक एम्फसाइज किया जाता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक टेलर मेड सूट की तरह नहीं होते, क्योंकि उसमें कैटेगराइज्ड होती हैं, क्योंकि बिजनेस में सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और वहाँ पर थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर फिनेंशियल स्टेटमेंट के। सो ये जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ही बनाई गई होती हैं। तो ये जो कुछ भी सिग्निफिकेंट या फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन को गिव करती है, वो फिनेंशियल जो अदर पार्टीज होती है, यानी कि पर्टिकुलरली जो डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अब जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं हमारी शेयर्स की डिविडेंड की अमाउंट को जानने के लिए या फिर उसे अर्न करने के लिए, तो मार्केट वैल्यू जो होती है हमारी शेयर्स की वो सिमिलर
सिमिलरली जो सप्लायर होते हैं हमारी गुड्स की, जो क्रेडिट पर हमें सप्लाई कर देते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वेदर हमारी अमाउंट जो कुछ भी पेड करनी है वो मंथली पेड हो सकती है या नहीं, या फिर जो वेरियस पार्टीज होती है हमारी बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हुई उन्हें इन फिनेंशियल स्टेटमेंट का अंदाज़ा लग जाता है। अब जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिका है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो इस तरह से: to provide reliable financial information about economic resources and obligation, that is inflow and outflow of cash। हमारी बिजनेस की कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली, हमारा जो नेट रिजल्ट होता है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस हमारी एंटरप्राइज का जो कुछ भी होता है हमारी एक्टिविटीज़ के बाद जो अराइज होता है, उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। उसी के साथ हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि असिस्ट करती हैं हमारी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को। साथ ही साथ जो नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेस या फिर ऑब्लिगेशंस को लेकर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को लेकर या फंड फ्लो को लेकर, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारी जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू फिनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें प्रोवाइड करना, और जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के। अब जब भी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कई लिमिटेशंस भी रह जाते हैं। तो इन लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिमिटेशन जो है वो है इंटीरियम रिपोर्ट का, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इसेंशियल होते हैं इंटीरियम रिपोर्ट्स, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, हमारी फिनेंशियल पोजीशन की बिजनेस का, वो फाइनल नहीं होता है। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर हम बताएं तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है वो प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी बिजनेस की पोजीशन जो फ्रिक्वेंट इंटरवल्स में होती है उसे प्रपोज करता है। लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट यानी कि फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ये यहाँ पर शो नहीं होती है, वो शो होती है सेलिंग या लिक्विडेशन के बाद में ही। तो यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस हमें पता चलेगी। देन अनदर लिमिटेशन है इट रिवील्स ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्री ओनली क्वांटिटेटिव डेटा जो कि मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ में। अब वहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव भी होते हैं और कैपेबल नहीं होते हैं एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसे एस्पेक्ट जो होते हैं वो हार्मोनियस रिलेशनशिप हमारी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के साथ मेंटेन करते हैं, रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट के साथ, साथ ही साथ इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय के साथ भी काम करते हैं। अब ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बिजनेस के साथ। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, पर्टिकुलरली जब भी वो मेजर नहीं किए जाते हैं मनी टर्म्स के साथ। तो ये वाला एक लिमिटेशन हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो पास्ट डेटा के यानी कि हिस्टोरिकल डेटा के साथ बनाए जाते हैं। वो किसी भी तरह का कंसीडरेशन फ्यूचर इवेंट्स का नहीं लेते हैं, यानी कि ये जो यूजफुल होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है। फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हम हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देख सकते क्योंकि ये मेजरली बनाया गया होता है हिस्टोरिकल डेटा के साथ। अब ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कंजर्वेशन के साथ। अब ये जो बनाए जाते हैं वो अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। अब अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न की अगर हम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारे जो फिक्स्ड एसेट शो किए गए होते हैं वो उसके कॉस्ट प्राइस पर शो किए गए होते हैं, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो कन्वेंशन का जो प्रिंसिपल होता है हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन का, उसमें सिर्फ एंटिसिपेटेड लॉसेस को ही प्रोवाइड किया जाता है लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं दिखते हैं। तो ये जो है वो डिस्टॉर्ट करता है हमारी प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन आ जाता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अब पर्सनल जजमेंट जो होते हैं वो पर्सनल जजमेंट जो अकाउंटेंट के हैं उसके साथ इसे इन्फ्लुएंस्ड किया गया है, क्योंकि ये इसमें जो चॉइस ऑफ मेथड होता है डेप्रिसिएशन का या फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट का,
प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज के मेथड का, तो ये सारे पर्सनल जजमेंट के हिसाब से यूज किए जाते हैं। और ये जो पर्सनल जजमेंट होता है वो अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट चेंज भी हो सकता है। तो ये वाला एक बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंजिंग होता है और पर्सनल जजमेंट के साथ बनाई जाने वाली चीज़ हो जाती है। एट लास्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन में विंडो ड्रेसिंग की। फिनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को ही प्रेजेंट करेंगे ऐसा नहीं होता है। अब हमारे जो प्रोजेक्ट को बेटर इमेज लोगों के माइंड में बनानी होती है, या फिर मैनेजमेंट को हमारे रिसोर्ट में विंडो ड्रेसिंग किया जाता है, तो उसमें मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ बिजनेस भी हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त। अब हम बात करेंगे हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब एनालिसिस जो होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो होता है एक आर्ट जो कि अप्लाई करती है वेरियस टूल्स को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बिहेवियर को जानने के लिए। अब इसकी कई सारी डेफिनेशन कई सारे थिंकर्स ने दी हुई है, जिसमें हम बात कर लेंगे किसी एक मेयर्स की डेफिनेशन की, जो कहते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिनेंसिंग फैक्टर्स इन अ बिजनेस as disclosed by single set of statements and a study of the trends of those factors as shown in the series of statements। अब हमारी ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस होती है या फिर इंटरप्रिटेशन होती है, इनमें कुछ डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम सिनोनिमसली यूज़ तो कर देते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं, वहाँ पर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले एनालिसिस जो टर्म यूज़ की जाती है वो नैरो सेंस में यूज़ की जाती है, वेयर इंटरप्रिटेशन जो है उसका एक ब्रॉड सेंस होता है जो कि एनालिसिस को इंक्लूड कर देता है। सेकेंडली एनालिसिस फर्स्ट स्टेप होती है और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस को फॉलो करती है। अब एनालिसिस जो इम्प्लाई करती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स यानी कि डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में देखती है, और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारी कॉम्प्लेक्स डेटा का, जो कि वेरियस सिंपल एलिमेंट्स या फिर इंटरप्रिटेशन को इम्प्लाई करता है, एक्सप्लेन करता है मीनिंग को, सिग्निफिकेंस को, फैक्ट्स के और डेटा के, और उसको क्लासीफाई भी कर देता है। वेयर एज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। एनालिसिस विदाउट इंटरप्रिटेशन यूजलेस है और इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट एनालिसिस। तो ये जो एक मेजर डिफरेंस है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में फिनेंशियल स्टेटमेंट के, वो हमने देख लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। अब जो भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंस होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, वो इस तरह से आउटलाइन किया जा सकता है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं इंट्यूशन के बेसिस पर, वो रॉन्ग भी हो सकता है, और हमारे जो रॉन्ग डिसीजन है उनको अवॉइड करने के लिए ये हमेशा से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना ज़रूरी बन जाता है। अब जो डिसीजन हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बेस पर करते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं और वो कभी रॉन्ग या मिसलीडिंग प्रूव नहीं होते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब जो सारे पीपल होते हैं जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की, वो भी ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारी इन एनालाइज्ड और इंटरप्रिटेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है ये यहाँ पर काम आता है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है वो नेसेसरी हो जाता है हमारी डिसीजन जो हमने की है उसकी करेक्टनेस और एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये जो किए जाते हैं वो इंट्यूशन के बेसिस पे किए जाते हैं, लेकिन ये जो इंट्यूशन करना है वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद अगर हम करते हैं तो वो मोर एक्यूरेट बन जाता है। तो इसी तरह से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं हमारी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमें काम आते हैं। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं होता, सिग्निफिकेंट ही नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है जो कि एक्सपीरियंस्ड रिगार्ड देती है।
अब इनमें कुछ स्टेप्स है जो कि हमें प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में काम आ जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनालिसिस। अब जनरली जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिलेट करती है इंडिविजुअल अकाउंटेंट्स या फिर ग्रुप बैलेंस ऑफ अकाउंट को लेकर। अब ये लीड करता है लैक ऑफ होमोजेनिटी को और यूनिफॉर्मिटी को। अब जो फैसिलिटीज़ होती है जो कि इजी इंटरप्रिटेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ हमें डील करनी होती है, रीअरेंज करनी पड़ती है या फिर रिक्लासीफाई करनी पड़ती है। तो प्रोसेस ऑफ मेथडिकल अरेंजमेंट जो कि प्रेजेंटेशन डेटा के टाइम पर हमें लगती है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के। अब ये प्रोसेस इन्वॉल्व करती है स्प्लिटिंग करने के लिए, जो टोटल आइटम्स होते हैं हमारी वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स के साथ उसे हम स्प्लिट कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जो होती है बिजनेस की वो नेसेसरी हो जाती है हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को जानने के लिए। अब कंपोनेंट जो होते हैं हमारी करंट एसेट्स के वो जाने जा सकते हैं एनालाइज करने के बाद हमारी एसेट साइड को, यानी कि बैलेंस शीट में जब भी हम हमारी एसेट को अगर सेग्रीगेट करेंगे करंट एसेट के साथ और वेरियस कंपोनेंट्स के साथ तो हमें वो इजीली पता चल सकता है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज़ भी हम इसी तरह से जान सकते हैं। अगर हम लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ को अगर सेग्रीगेट कर दे तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। और इसी तरह से हमारे एनालिसिस को जो एक रीग्रुपिंग या फिर रीक्लासीफाइंग का डेटा मिल जाता है वो एक होमोजीनियस और कंपेरेबल कंपोनेंट के पार्ट्स के साथ मिल जाता है। तो एनालिसिस ये फर्स्ट स्टेप बन जाती है हमारी। उसी के साथ साथ हम लोग करते हैं कंपैरिजन। अब जो डिवीजन ऑफ फैक्ट्स होता है हमारे वेरियस कंपोनेंट्स के साथ और सब कंपोनेंट्स के साथ, तो ये आ जाती है सेकंड स्टेप जो कि इन्वॉल्व करती है कंपैरिजन ऑफ फिगर्स के साथ। ये स्टेप जो है वो इन्वॉल्व करती है हमारी मैग्नीट्यूडेड फिगर्स को मेजर करने के लिए और जानने के लिए कि उनमें क्या रिलेशनशिप है। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू इंटरप्रिट एंड एनालाइज डेटा। हमारा जो एनालाइज डेटा है उसको इंटरप्रेट करना कंपैरिजन के बाद ही पॉसिबल हो जाता है। अब स्टडी ऑफ ट्रेंड करना। अब एनालाइज्ड और कंपेयर्ड मैग्नीट्यूडेड फिगर्स जो हमारे पास आए हैं उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ऑब्जर्व करना हमारी डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो स्टडी है वो रिवील करती है ट्रेंड को और ट्रेंड एनालिसिस हेल्प करता है हमारी रैशनल जजमेंट की फॉर्मुलेशन को। अब हमारे जो बिजनेस के परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को हमें चेक करना स्टडी ऑफ ट्रेंड से आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो होती है इंटरप्रिटेशन की। अब प्रोसेस जो होती है कंक्लूजन ड्रॉ करने की हमारी फिनेंशियल कंडीशन को लेकर, बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन को लेकर, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये किस बेसिस पर होता है तो हमारे जो फाइंडिंग्स होते हैं रैशनल जजमेंट के साथ किए गए जो कि सबमिट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, उसी के बेसिस पर हम इसे इंटरप्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हम बात करेंगे वो है क्रिटिसिज्म की। अब क्रिटिसिज्म में जब भी हम बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म एक क्लोजली एसोसिएटेड स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन की, जिसमें दो तरह के फॉर्म्स आते हैं। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म एज टू द फॉर्म। अब ये जो है वो सजेस्ट करता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर्ड की गई है अकॉर्डिंग टू लॉ और जो लॉ लेड डाउन किया गया है हमारी एक्ट में, अगर उसी के साथ अगर ये बनाए गए हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज जो है वो हमें बनाने पड़ते हैं सपोर्टिव शेड्यूल्स के साथ अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड जो कि रिक्वायर्ड है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में। तो ये हमारे फॉर्म के साथ बने हुए हैं या नहीं इसके ऊपर ये क्रिटिसाइज कर देते हैं। और दूसरा जो है वो है क्रिटिसिज्म एज टू रिलायबिलिटी। अब ये जो है वो सजेस्ट करता है हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि फर्निश की गई है वो रिलायबल है या नहीं है। और ये रिलायबिलिटी जो ऑफ अकाउंट जो है वो उसे इंश्योर करता है वेदर एडिक्वेट प्रोविजन की गई है डेप्रिसिएशन की या नहीं, एसेट्स जो है वो साउंड बेसिस पर वैल्यूड किए गए हैं या नहीं, या फिर डिफाइंड एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ कर दी गई है या फिर आगे भी इसी तरह से प्रोसीजर चलती आई है या नहीं। इन सारी चीज़ों पर ये क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो ये स्टेप्स होती हैं हमारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, जिसमें हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट और परफेक्ट बनाने की।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। अब अगर हम प्रोसीजर को देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कुछ भी टेक्निक एंड टूल्स होते हैं एनालिसिस के, वो डिपेंड होते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के साथ। क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है यानी कि एक्सटेंट होता है एनालिसिस का, वो पहले डिटरमाइन कर लेना होता है और उसी के साथ उसके टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज करना होता है। अब सारा जो डेटा प्रेजेंट किया गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो उसकी स्टडी अच्छे से होना ज़रूरी है और उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर देते हैं उसका भी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना ज़रूरी है। डिवाइड एंड सब डिवाइड कंपोनेंट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू रिजेम्बलेंसेस, उसको भी हम देखते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर टूल्स जो होते हैं हमारी एनालिसिस के लिए, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एट्सेट्रा, उन्हें भी हमें यूज करना होता है हमारी पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम बात करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन करना हमारी डेटा को, ताकि हम उसमें से कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकें। और एट लास्ट हम लोगों को रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है जिसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारी कंक्लूजन्स को, यानी कि हमारे ड्रॉन कंक्लूजन्स के बारे में हम रिपोर्ट बना देते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट की। अब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इस तरह से, ये जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो हाईलाइट करता है प्रेजेंट, फ्यूचर और अर्निंग कैपेसिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी, अब हमारी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को। ये हमारी कंसर्न की इफ़िशियंसी को भी शो करता है एज अ होल एंड डिपार्टमेंट वाइज, दोनों तरह की इफ़िशियंसी को बता देता है। साथ ही साथ ये डिटरमाइन करता है हमारी फर्म की सॉल्वेंसी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह। ये फैसिलिटेट करता है इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के साथ। ये और हेल्पफुल भी होता है हमारी बजट्स के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की पोजीशन ऑफ फंड्स को एसेस करने के लिए। तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फिर फिनेंशियल एनालिसिस के टाइप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस की। पहले ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड एंड सेकेंडली हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, और मोडस ऑपरेंडी में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में हम लोग बात कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। अब फिनेंशियल एनालिसिस में हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इन्फॉर्म करते हैं हमारी प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में या फिर हमारी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो हमारे जो फिनेंशियल एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो एनालिसिस है उसमें जो इसेंशियल टूल्स यूज़ किए गए होते हैं ऑपरेटिंग और कंट्रोल के बिजनेस के बैरोमीटर के साथ, वो कंपास करते हैं, और चार्ट्स को भी यूज़ किया जाता है नेविगेशन के साथ, और ये यूज़फुल होते हैं हमारी फ्यूचर प्रोग्राम्स को चॉकआउट करने के लिए और मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को भी फॉर्म करने के लिए, और इसी के साथ मैनेजमेंट डिसीजन भी ले सकता है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बैंकर्स यानी कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है। बैंकर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस कर सकता है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन भी कर सकता है, और वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हमारी फर्म का यानी कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, फिनेंशियल पोजीशन को भी देख सकता है। साथ ही साथ कंपोजिशन भी देख सकता है हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ के विद द हेल्प ऑफ आवर स्टेटमेंट्स। अब जो इम्पोर्टेंस है वो होता है ट्रेड क्रेडिटार्स को। ट्रेड क्रेडिट सप्लायर्स जो होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होता है हमारी फिनेंशियल हेल्थ को लेकर, क्योंकि उनको प्रॉपर डायग्नोसिस होता है कि हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वेदर वी हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। देन इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलवेज इंटरेस्टेड होते हैं हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। तो इन्हें एसेस करने के लिए जो बोथ थिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट भी इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एसेस कर देता है, एंड वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी एनालिसिस पर और मेजरमेंट पर, जो कि हमारी फिनेंशियल कंडीशंस और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म को असरटेन करती है, और एनालिसिस इन स्टेटमेंट के थ्रू ही मिलता है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो होता है मैनेजर्स को। अब जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं हमारी सोशल इमेज को लेकर या फिर चांसेस ऑफ प्रमोशन को लेकर, और उनकी जो कैपेसिटी होती है एंटिटी की कॉम्पनसेट करने के लिए उसको लेकर। तो इसी के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी या फिर चांसेस ऑफ ग्रोथ कंपनी के क्या क्या है, तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट कर देती है। फिनेंशियल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एम्प्लॉयज़ जो इंटरेस्टेड होता है जॉब सेटिस्फैक्शन में, जॉब सिक्योरिटी में, प्रमोशन के लिए, बोनस के लिए, बोनस डिक्लेरेशन के लिए या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है। और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, कैश फ्लो की, हमारी कंपनी की, और उसी के साथ काम करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होता है टैक्स लिवाई करने के लिए हमारी रेवेन्यू पर, और वो रेगुलेट करता है लीगल कंप्लायंसेस को। अब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं एंटिटी के पास से, तो उसमें एम्प्लॉय वेलफेयर, रीजनल डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कई तरह के फैक्ट्स आते हैं। तो ये जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है गवर्नमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, और उसी के साथ टैक्स लिवाई भी हो सकता है। अब ये फिनेंशियल एनालिसिस जो बेनिफिशियल हो जाते हैं वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वो जो रिसर्च करते हैं उनके लिए भी, प्रोडक्ट सेफ्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज में भी ये कंपनी के लिए हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मेशन जो सॉर्ट की जाती है कलेक्टेड फॉर्म में, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट और एक्कम्पनिंग रिपोर्ट्स ही देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, और ये फिनेंशियल एनालिसिस हमें बता देती है। अब फिनेंशियल एनालिसिस जो है उसके भी कई लिमिटेशंस है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेस होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट्स पर, और जो कि इंडिकेटर नहीं समझे जाते फ्यूचर फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है अनस्किल्ड एनालिसिस्ट के साथ, और जो कि फॉल्टी कंक्लूजन भी दे सकता है। तो ये एक लिमिटेशन बन जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ये एक इंटीरियम रिपोर्ट्स होते हैं और कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट की तरह उसे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन हो जाता है, और एनालिसिस जो होता है इन स्टेटमेंट का वो सर्व नहीं करता है हमारी कंक्लूसिव एविडेंस को लेकर, यानी कि हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस के कंक्लूसिव एविडेंस को सर्व नहीं करता है। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट एक रिलायबिलिटी होती है हमारी एनालिसिस की, जो कि डिपेंड होती है एक्यूरेसी पर, जो कि फिगर्स हमने यूज़ किए हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। अब ये जो एनालिसिस है वो डिस्टॉर्टेड होता है जब भी हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड किए जा सकते हैं हमारी अकाउंटेंट के साथ, तो ये एक बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। जो रिजल्ट्स हमारी एनालिसिस में डिसाइड किए गए थे में भी डिफरेंटली इंटरप्रेट किए जाते हैं बाय डिफरेंट यूजर्स, यानी कि यूजर टू यूजर इसका कुछ भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जो एनालिसिस होता है 1 ईयर स्टेटमेंट का वो लिमिटेड यूज़ का होता है, अनलेस एनालिसिस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जब भी हम करें तो ये पॉसिबल नहीं होता कंपेयर करने के लिए हमारे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को आने के लिए। तो फिनेंशियल एनालिसिस का ये एक बड़ा आउटकम है, बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। अब जब डिफरेंट फर्म्स बिलोंग करती है सेम इंडस्ट्री को और डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को वो साथ में यूज करती है, तो जो एक कंपैरिजन हो जाता है वो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर करना, क्योंकि ये जो प्रोवाइड करता है वो रिलायबल बेसिस को प्रोवाइड नहीं करता है और परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल को देखता है, यानी कि सेग्रीगेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। और जो लार्ज नंबर ऑफ टूल्स जो अवेलेबल होते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी वैरी हो जाते हैं डिपेंडिंग कौन से टाइप का टूल्स हमने यूज़ किया है, अकाउंटेंट ने कौन सी मेथड को यूज़ किया है। तो टूल्स जो जैसे ही बदलेंगे हमारे रिजल्ट्स भी बदलते जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो फिनेंशियल एनालिसिस के लिमिटेशंस हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी
टूल्स और टेक्निक्स या फिर मेथड्स फिनेंशियल एनालिसिस की, यानी कि फिनेंशियल एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो उसके लिए कौन से टूल्स है, कौन से टेक्निक्स है या फिर कौन सी मेथड्स है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब जो कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को विथ रिस्पेक्ट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। अब ये बहुत ही यूजफुल होते हैं एनालिसिस्ट के लिए, बिकॉज इनमें किसी तरह का डेटा अपेयरिंग कंटेंट नहीं होता और सिंगल स्टेटमेंट होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है फिनांस एंड ऑपरेटिंग ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए वो आ जाती है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं एब्सोल्यूट डेटा को शो करने के लिए, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा भी हमें देखने मिल जाता है। तो ये जो कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट है, उन कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बन जाती हैं हमारी कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट जो टूल हम यूज करते हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस का। अब ट्रेंड एनालिसिस जो है उसे ही हम ट्रेंड परसेंटेजेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है वो कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटिंग मेथड होती है वो ट्रेंड परसेंटेजेस के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, और ट्रेंड परसेंटेज जो होते हैं वो रिलेशनशिप को देते हैं ईच एटम को जो बियर करते हैं सेम एटम बेस ईयर में। तो जो कोई भी ईयर होता है जो हमने बेस ईयर टेकन कर दिया होता है, यानी कि एनी ईयर कैन बी टेकन एज बेस ईयर। अब ये जो ईयर होता है वो यूजुअली अर्लीस्ट ईयर होता है, यानी कि इंटरवेनिंग ईयर में अल्सो बी टेकन एज अ बेस ईयर। ईच एटम जो होता है बेस ईयर का उसे हम 100 टेक करते हैं, और ऑन दैट बेसिस हम परसेंटेजेस जो ईच एटम्स के लिए ईच ईयर के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो परसेंटेज होते हैं उसे हम इंडेक्स नंबर की तरह भी शो कर देते हैं रिलेटिव चेंजेस में फिनेंशियल डेटा जो रिजल्ट करता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ। अब जो मेथड्स होते हैं हमारी ट्रेंड परसेंटेज को लेकर वो यूजफुल होते हैं एनालिटिकल डिवाइसेस को लेकर हमारी मैनेजमेंट को। अब सब्स्टिट्यूटिंग परसेंटेजेस जो होते हैं हमारी लार्ज अमाउंट्स के ब्रेविटी और रीडेबिलिटी वो भी अचीव हो जाती है इनमें से। ट्रेड परसेंटेजेस जो कि कैलकुलेट नहीं किए जाते सभी एटम्स के लिए, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ये यूजुअली कैलकुलेट होते हैं मेजर एटम्स जो कि हमारी पर्पजेस को हाईलाइट कर देते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस में। हालांकि कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेजेस केयर शुड बी टेकन, कुछ चीज़ों की केयर हमें लेनी पड़ती है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है उन्हें फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। बेस ईयर जो है उसे भी केयरफुली सेलेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ट्रेंड परचेसेस जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं उनमें सिर्फ लॉजिकल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ हो तो तभी ये यूज़ किया जा सकता है। और ट्रेंड परचेसेस परसेंटेजेस जो है वो स्टडी किए जाते हैं आफ्टर कंसिडरिंग एब्सोल्यूट फिगर्स ऑन विच दे आर बेस्ड, अदरवाइज उनका कुछ मतलब नहीं होता। और जो फिगर्स है करंट ईयर में जो आती है वो एडजस्ट की जानी चाहिए इन द लाइट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, और उसे कंपेयर किया जाना चाहिए ईयर बिफोर कैलकुलेटिंग द ट्रेंड परसेंटेजेस। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो टूल और टेक्निक है हमारी फिनेंशियल एनालिसिस को लेकर वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें हम लोग बात करते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होते हैं जो ना कि परसेंटेजेस को या फिर फिनेंशियल डेटा को गिव करते हैं विदाउट गिविंग अ रूपी वैल्यू, यानी कि ये सिर्फ परसेंटेजेस देते हैं फिनेंशियल डेटा के और रूपी वैल्यू नहीं देते। वो नॉन होते हैं 100% स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि ईच स्टेटमेंट जो होता है वो रिड्यूस्ड टू द टोटल ऑफ 100 होता है, और ईच इंडिविजुअल एटम जो स्टेट किया गया होता है वो परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ 100 हो जाता है। तो ईच परसेंटेज जो है वो शो करता है हमारी रिलेशन को और इंडिविजुअल आइटम्स के साथ इट्स रिस्पेक्टिव टोटल के साथ। तो कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं कंपैरिजंस को करने के लिए फर्म और सेम इंडस्ट्री के साथ। तो दो कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट हम यूजुअली प्रिपेयर करते हैं जिनमें बात आती है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की और कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं।
साथ ही साथ जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो एनालिसिस जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है, एनालिटिकल किट की तरह हम फिनेंशियल एनालिसिस में इसे यूज़ कर देते हैं और फिनेंशियल मैनेजर भी इसे ग्रांट कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है हमारी बिजनेस की वो रिवील करती है फिनेंशियल स्टेटस को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो है वो डज नॉट शार्पली फोकस दोज मेजर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि बिहाइंड होते हैं बैलेंस शीट चेंजेस के बाहर। उसी के साथ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी टूल हम यूज़ कर देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ। ऑफ कोर्स ये जो है वो नॉट स्ट्रिक्टली अ टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि जो डेटा प्रोवाइड किया गया होता है वो बोथ कॉस्ट और फिनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये हमें हमारी सेल्स की वॉल्यूम को बताने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारी फर्म जो कि कौन सी फर्म के लिए ब्रेक इवन का इफेक्ट हमारी प्रॉफिट के अकाउंट पर होगा या फिर वेरिएशन आउटपुट पर होगा, इसे भी बताता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइनली क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस करना हो या सोल्ड करना हो तो जो टारगेट प्रॉफिट लेवल है उसे बताने में भी ये हमें हेल्पफुल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट प्लानिंग का टूल है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, जो टूल हम यूज़ करते हैं फिनेंशियल एनालिसिस के लिए, वो है हमारा रेशो एनालिसिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल अवेलेबल है हमारी फिनेंशियल एनालिसिस के लिए। अकाउंटिंग रेशो जो है वो शो करते हैं रिलेशनशिप मैथमेटिकल टर्म्स में और टू इंटर रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर्स के साथ। अब ये जो फिगर्स होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को, जिसमें हम करंट रेशो को डिटरमाइन कर देते हैं। अब बिकॉज नो यूजफुल पर्पज विल बी सर्व्ड इफ रेशोज आर कैलकुलेटेड बिटवीन टू फिगर्स विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल सेल्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो इनसे हम किसी भी तरह का रेशो नहीं निकाल सकते। तो फिनेंशियल एनालिसिस जो है वो कैलकुलेट करता है डिफरेंट अकाउंटिंग रेशोज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, यानी कि हमारी पर्पज को पहले हमें देखना होगा और उसी के हिसाब से हमें हमारी फिनेंशियल एनालिसिस को बनाना होगा। तो इसी तरह से ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो हमारे लिए अवेलेबल है हमारी फिनेंशियल एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया है और फिनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बारे में भी देख लिया है। साथ ही साथ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मेथड्स क्या होती हैं, स्टेप्स क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में सारी बेसिक जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स को या फिर जिन नीडी आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत हो उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना भी ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।